वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2025 के लिए सी सेट मैथ्स के कुछ बेहतरीन प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। टॉप 5 कॉन्सेप्ट के सीरीज में हम लोग की ये तीसरी क्लास है। इससे पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। दोस्तों यहाँ पर पहला प्रश्न दिया आज की क्लास में, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:3 है तथा इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है, तो इनके आधार की लंबाई का अनुपात है। देखिए यहाँ पर ये अनुपात का एक प्रश्न दिया है। इसमें क्या बताएगा कि दो त्रिभुज है, मान के चले जैसे एक त्रिभुज ये हो गया और एक दूसरा त्रिभुज यहाँ पर दिया है। अब इनका एरिया का अनुपात दे रखा है। क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया हुआ है? 4:3। मतलब अगर इसका क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है तो इसका क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई है। और साथ ही साथ इनके ऊंचाई का अनुपात दिया है, जो इनका एरिया हो गया, एरिया यहाँ पे दिया है। ऊंचाई मतलब हाइट का अनुपात कितना दिया है? 3:4। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इनका जो बेस होगा, बेस मतलब ये आधार जो होगा, इसका अनुपात क्या होगा। तो आप सीधा सीधा फार्मूला जानते हैं कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, आपने क्या पढ़ा है? 1/2 बेस मतलब 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये होता है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर पहले त्रिभुज की बात करेंगे तो आप लिखेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट, और दूसरे त्रिभुज की बात करेंगे तो 1/2 बेस इंटू हाइट, यही आपका अनुपात बनेगा। और ये कितना दे रखा है? देखिए जो एरिया है इसका अनुपात दिया 4:3, अगर एक 4 है तो दूसरा 3 हो जाएगा। इसके साथ साथ ना यहाँ पर हाइट दे रखा है। हाइट देखिए कितना दिया? 3 और 4 दिया। मतलब ये जो हाइट है ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर ये 3 रखेंगे और यहाँ की हाइट हो जाएगी 4। ठीक, अब आपको बताना है कि इसमें बेस का अनुपात क्या होगा। देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए 4 इधर क्या, इधर भाग है तो इस तरफ आएगा, गुणा हो जाएगा, और इधर ये आएगा तो ये गुणा हो जाएगा। तो आप लिखेंगे जो बेस 1 होगा और बेस 2 जो होगा, इसका अनुपात कितना बनेगा? 4 चौका 16 और 3 तिरिक 9। तो बेस 1 मतलब B/B कितना मिलेगा? 16:9। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर दिखेगा 16:9, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। देखिए 9:16 नहीं कहना है क्योंकि यहाँ पर 16:9 आया है, तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कि एक वस्तु को 65 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 30% का लाभ हुआ। 10% का लाभ लेने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए जब दुकानदार ने सामान को 65 रुपए का बेचा तो उसको 30% का लाभ हुआ। देखिए जब भी वो सामान लाया होगा उसका जो कॉस्ट प्राइस रहा होगा या फिर जो कॉस्ट परसेंटेज आप देखेंगे तो हमेशा 100% होगा। अगर इसमें 30% का लाभ हो गया तो जो इसका सेलिंग प्राइस है इसको परसेंटेज में देखेंगे तो 130% हो जाएगा। ठीक, सेलिंग प्राइस 130 है, 130 की वैल्यू कितना बता रखा है? 65 बता रखा है। तो एक की वैल्यू आप निकालेंगे 65/130, कैलकुलेट करना 1/2 आ जाएगा। तो एक का मान कितना आ गया? 1/2 आ गया। अब दुकानदार चाहता है कि उसे कितना लाभ हो? उसे 10% का लाभ हो। मतलब 100 रुपए का सामान वो कितने में बेचना चाहेगा? 110 रुपए में बेचना चाहेगा। तो 110 में 2 से 1/2 से मल्टीप्लाई कराइएगा। जैसे आप कराएंगे तो ये कैलकुलेट करेंगे, आंसर आएगा 55। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिखेगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए ये जो सीपी लिखा गया, सीपी का मतलब क्रय मूल्य, जितने का सामान बना है। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, जितने में सामान बेचा गया। और इसी का डिफरेंस जो होता है उसी को प्रॉफिट कहते हैं। देखिए इन दोनों का डिफरेंस 30% है और 30% इसका लाभ हुआ है, तो इसी कारण यहाँ पे इस तरीके से इसे हल किया गया। अगले स्लाइड पर आएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कि यदि n को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 4 आता है। तो 3n+1 को 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। जब कभी भी किसी संख्या को, जैसे मान के चलिए यहीं पर दिया है कि n को 7 से विभाजित किया गया और शेषफल 4 आ रहा है। अब जितनी भी कैलकुलेशन कही जाएगी ना, आप 4 पर करेंगे। 4 पर करने का मतलब जैसे समझिए 3n+1 पूछा है ना, तो n की वैल्यू आप क्या मान के चलेंगे? 4 लिखेंगे, 3 गुणे 4 और +1, 4 3 12 और 1 13। 13 को आप 7 से भाग कीजिएगा, आपका शेषफल आएगा 6। देखिए कोई भी गणना कहेगा, जैसे यहाँ पे पूछ लेता है कि n² की बात बताइए, तो आप पता है 7 को टच भी नहीं करेंगे, मतलब इससे कोई मतलब ही नहीं है। मतलब किससे होगा? 4² करेंगे। अगर क्यूब कहता तो आप ये करते। जैसे मान लीजिए मैंने एक प्रश्न दिया कि x एक संख्या है जिसको 10 से भाग करने पर 3 शेष आता है, बताओ x³ को 10 से भाग देने पर कितना शेष आएगा? तो आप इस x के पास मत जाओ, आप ये जो 10 है इसका क्यूब कीजिएगा। 10 का क्यूब हो जाएगा 1000। 1000 को आप 3 से भाग दे लीजिएगा, 1 शेष आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से प्रश्न को हल करने। अगले स्लाइड पर आएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है कि
निम्नांकित दिए गए भुजाओं में कौन सा त्रिभुज एबीसी संभव नहीं है। देखिए यहाँ पर 4 भुजाओं के बारे में बताया गया, इसमें से कोई एक ऐसा होगा जो त्रिभुज नहीं बना पाएगा। तो कौन त्रिभुज नहीं बना पाएगा, तो देखिए एक बड़ी बेसिक सी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। अगर कभी भी एक त्रिभुज ऐसे बना है, इसमें 3 भुजा, जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर ए बी और सी इसकी 3 भुजा है, तो किसी भी 2 भुजा का जो योग होता है वो हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। जैसे अगर आप a प्लस बी को देखेंगे तो ये हमेशा बड़ा होगा c से, अगर आप b प्लस सी को देखेंगे तो ये हमेशा बड़ा होगा a से, और अगर आप a प्लस सी को देखेंगे तो ये हमेशा बड़ा होगा b से। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, बस इस प्रश्न का आंसर बन जाएगा। अच्छा, अगर अंतर देखेंगे तो हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होगा। जैसे देखिए अगर a माइनस सी देखेंगे, a माइनस बी अगर देखेंगे तो हमेशा c से छोटा होगा, अगर b माइनस सी देखेंगे तो ये हमेशा ए से छोटा होगा, और अगर सी माइनस ए देखेंगे तो ये हमेशा बी से छोटा होगा। तो अगर ये 2 प्रॉपर्टी आपको पता है तो किसी भी प्रकार का प्रश्न रहेगा आप बना लेंगे। जैसे अब इनमें से कौन सा संभव है, देखिए 7 6 13 है ना, 2 भुजाओं का योग तीसरी से बड़ी होगी। 7 6 13 9 से बड़ा है, बिल्कुल सही है। 9 7 16 ये 6 से बड़ा है, ये भी सही है। ठीक, 9 6 15 7 से बड़ा है, ये भी सही है। तो यहाँ पर ये भुजा पॉसिबल है, मतलब ये हो सकता है। अब इस रूट वाले को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए 6 6 का 36 हो जाएगा, यहाँ पर 7 7 49 और ये 9 9 81। देखिए 36 49 और 81। अब इसमें कैलकुलेट कीजिएगा। देखिए अगर आप देखेंगे 36 और 49 को जोड़ देगा, 9 6 15, एक हासिल है, 4 3 7 और 1 8, मतलब ये 50, ये बड़ा हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए 81 और 36, तो भाई ये तो अपने आप ही बड़ा दिखेगा। ठीक, इसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर ये तीनों, मतलब इन 2 को देखेंगे तो ये तीसरे से बड़ा है, इन 2 को देखेंगे तो ये तीसरे से बड़ा है, और इन 2 को देखेंगे तो ये भी तीसरे से बड़ा ही है। तो यहाँ पर ये भी अभी आंसर में शामिल हो सकता है। अभी हम लोग प्लस वाले को देख रहे हैं, माइनस वाला देखेंगे, है ना। देखिए 6 क्यूब देखेंगे तो कितना आएगा 216, 7 का क्यूब 343 और 9 का क्यूब 729। अब यहाँ पर इन चीज़ों को चेक कीजिए। देखिए 216 और 343 2 भुजा का योग निकालेगा, 216 और 343 9 5 और 5, ये देखिए कितना आ गया 559। 2 भुजा का योग अगर आप इसको जोड़ देंगे तो भी ये तीसरी भुजा के बराबर भी नहीं आ पा रही है, ये छोटी है ना। 2 भुजा का योग हमेशा तीसरी से बड़ी होनी चाहिए, जबकि इसमें ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही। आप 2 भुजाओं को जोड़ दीजिए, ये तीसरी भुजा से छोटी ही है। जब ये तीसरी भुजा से छोटी है तो यही त्रिभुज पॉसिबल नहीं होगा। मतलब 216 343 और 729 का आप त्रिभुज नहीं बना सकते। डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगर इमेजिन कीजिए जैसे ये प्लस में सब स्थिति सेटिस्फाइड होती, तब हम माइनस वाली सिचुएशन को चेक करते हैं। हालांकि जब सेटिस्फाइड होता तो अपने आप आंसर आ जाता, तो वैसी परिस्थिति बनती ही नहीं। ठीक, तो आप ये जो ऑप्शन डी है इससे त्रिभुज नहीं बना सकते। अच्छा, अगर आपके दिमाग में सवाल आएगा क्यों नहीं बना सकते, तो ऐसे समझिए त्रिभुज क्या होता है, 3 भुजाओं के मिलने से बनते हैं। अब एक भुजा कितनी है, ऐसे देखिए 729 है, मान लीजिएगा ये 729 है। अब आपके पास एक दूसरी भुजा है 216, जब आप 216 रखेंगे तो देखिए मान लीजिए यहाँ से आपने रखा 216 यहाँ तक, रुको मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको दिखे। जैसे देखिए इसने 216 ये यहाँ तक आ गया, ठीक, इसके बाद 343 यहाँ तक आ गया। अब देखिए ये आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर पा रहे। अगर ये 729 भी रहता तो ऐसे टच ही कर लेता। इसको ऊपर उठने के लिए ट्रायंगल कब बनेगा, जैसे एक भुजा है, दूसरी भुजा जब ऐसे ऊपर उठेगी तब तो ट्रायंगल बनेगा। थोड़ा सही सही, जैसे मान लीजिए यहाँ से ट्रायंगल बन रहा है तो ऊपर उठना आवश्यक है। अब ये अगर बराबर रहेगा तो ऊपर उठेगा ही नहीं, तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कि चीनी के दाम में 60% की बढ़ोतरी की गई, ठीक है, उसे पुराने दाम पर लाने के लिए उसके कीमत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। देखिए चीनी का कुछ दाम रहा होगा, हमें नहीं पता है कितने, तो हम 60% का भिन्नात्मक मान लिख लेते हैं। हालांकि आप इसको कुछ भी मान के कर सकते हैं, भिन्नात्मक मान लिखने से थोड़ा आसान हो जाएगा। 3/5। अच्छा ये कैसे है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे देखिए 60, अब प्रतिशत का मान क्या होता है, प्रतिशत का मतलब होता है 100 से भाग करना, भाग कर दिया गया। इसको 20 से काटेंगे तो 20 तिया 60 और 20 पंचे 100। जब भी भिन्नात्मक मान लिखेंगे जो बेस होता है, मतलब जो यहाँ पे डिनोमिनेटर रहेगा, ये हमेशा क्या होगा, जो डिनोमिनेटर होगा ये हमेशा मूल रहेगा। मूल मतलब वास्तविक मान। तो 5 रुपये चीनी का दाम था, इसमें आपने क्या किया 3 रुपये का इजाफा कर दिया। अगर कमी होगा तो कमी करेंगे, इजाफा है तो इजाफा करेंगे। अब 8 रुपये हो गया। देखिए 5 का सामान 8 रुपये का होगा। अब बोला जा रहा है कि वापस से 5 रुपये में लाना है, तो वापस 5 रुपये लाने के लिए आपको 3 रुपये की कमी करनी पड़ेगी। और कितने में करनी पड़ेगी, 8 में। तो लिखेंगे 3/8 गुणे 100। इसका मान निकालेंगे तो 3/8 का जो भिन्नात्मक मान है 37 से 1/2 होते हैं। अगर याद है तो आप डायरेक्ट टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, आपको ये सब तामझाम करना ही नहीं है। तो दोस्तों ये आज की क्लास में 5 प्रश्न रहे जिसका डिस्कशन हम लोगों ने किया है।
एक प्रश्न यहाँ पर आपके लिए, इसका सही उत्तर क्या होगा आपको बताना है कि इसमें से कौन सी संख्या परी में है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपने यूपीपीसीएस 2025 को टारगेट किया है तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टेस्ट सीरीज को जरूर लगाइएगा। जितना समय बचा है अगर आप उतने समय में टेस्ट लगाते हैं तो आपकी स्थिति काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी। टेस्ट लगाने के लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इस 55 सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। प्राइस है मात्र 2399 रुपये। इसको आप 12 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब 12 महीने टेस्ट दे सकते हैं। अगर इसके बारे में आप अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी अन्य कोर्स की जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।